ओके नाउ लास्ट टाइम हम लोग यहाँ पर कह रहे थे ड्रग ट्रीटमेंट ऑफ द हाइपरटेंशन। मैंने आपको उसके बेसिक फंडामेंटल्स मैंने बताया कि हाइपरटेंशन क्या है, क्या उसका काज है, बेसिकली उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, और इन चीज़ों को हम देख के कि नॉर्मली ब्लड प्रेशर कंट्रोल कैसे होता है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता कैसे है, ओवरऑल ब्लड प्रेशर की टाइप्स क्या हैं, जैसे हमने डिस्कस किया कि एसेंशियल हाइपरटेंशन और सेकेंडरी, और इन सारी चीज़ों को देख के अब हम वो ड्रग ट्रीटमेंट जहाँ पर जिसकी हमने क्लासिफिकेशन भी आपको बताया कि विच ड्रग्स इन फैक्ट विल बी यूज्ड हियर टू ब्रिंग दी रेज्ड ब्लड प्रेशर बैक टू नॉर्मल, नॉर्मोटेंसिव कैसे किया जाए उस सब्जेक्ट को, उस पर्सन को जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, और कितना बढ़ा हुआ है और उसका गोल क्या है हमारा, उस टारगेट को कैसे हमें पहुंचना है, और उसकी कैसे मैनेजमेंट होगी। उसमें मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के तौर पे पहला तो स्ट्रेट अवे हम मेडिकेशन स्टार्ट करते नहीं हैं अनटिल कि वो सस्टेन्ड ब्लड प्रेशर कंटिन्यूसली रहे, डिस्पाइट यू हैव एक्चुअली एडवाइज्ड हिम द लाइफस्टाइल चेंज, मील के अंदर कोई चेंज, एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें आप इंस्टीट्यूट कर चुके हैं अगर, और उसके बाद भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो देन यू विल एक्चुअली इंस्टीट्यूट एटलीस्ट उसको मोनोथेरेपी पे आ रखेंगे, एक ड्रग उसके साथ स्टार्ट करेंगे। और एक ड्रग मकसद है कि यू कैन स्टार्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अगर वो पेशेंट डायबिटिक है तो, क्योंकि डायबिटीज़ उमूमन हाइपरटेंसिव में डायबिटीज़ भी होती है और इस एज ग्रुप में ख़ास तौर पे, अगर उसके साथ कार्डियक फेलियर है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, या इन सारी चीज़ों को देख के हम फिर वो ड्रग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उस ड्रग के बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जिनका ब्लड प्रेशर पे तो असर होगा सही, लेकिन वो जो कोएग्जिस्टिंग डिजीज़ हैं वो एग्रीवेट हो सकती है। तो हर पेशेंट के अंदर सेम ड्रग नहीं स्टार्ट की जाती। उसमें से एक ड्रग का ग्रुप है जिसको हम कहते हैं डायूरेटिक्स। ये मोनोथेरेपी के तौर पे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एक ड्रग एक टेबलेट के तौर पे एक आप ड्रग देंगे अगर ब्लड प्रेशर इस तरीके से है, तो वो डायूरेटिक्स है। और डायूरेटिक्स में ये इनिशियल ड्रग थेरेपी के तौर पे भी आप हाइपरटेंशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर एज एन अदर एजेंट भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपने कोई एक ड्रग पहले स्टार्ट की हुई है, उसके साथ ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है, और इत्तेफाक से वो अगर डायूरेटिक नहीं है ड्रग, जैसे बीटा ब्लॉकर है, जैसे एस इनहिबिटर है, या कोई और ड्रग आपने स्टार्ट उससे किए, जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से आपने स्टार्ट किए, और एक ड्रग से अगर वो ड्रग वो मैनेज नहीं हो रहा है, उसकी ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो फिर आप ये ड्रग उसके साथ डायूरेटिक से एक और ऐड कर सकते हैं। अगर ये आपने पहली ड्रग ये नहीं दी है तो इसका मकसद है कि इसको आप या तो आपने शुरू से ही ये स्टार्ट की हुई हो, यानी आपने डायूरेटिक स्टार्ट की है, उसके बाद दूसरी ड्रग कोई और दे सकते हैं, दूसरी ड्रग डायूरेटिक के साथ एक और भी डायूरेटिक दे सकते हैं, या आगे चल के आपको बताते हैं कि कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जिसमें डायूरेटिक्स को आप फुल डोज वो नहीं देते हैं, डायूरेटिक्स के साथ एक और डायूरेटिक भी ऐड की जा सकती है। एक वो डायूरेटिक्स जैसे थायराइड डायूरेटिक्स है, खास तौर पे आप 3 किस्म के डायूरेटिक्स उमूमन ब्लड प्रेशर के लिए, वैसे डायूरेटिक्स आगे चल के दिखाएंगे आपको, इसके 3-4-5 ग्रुप्स होते हैं, लेकिन 2 ऐसे ग्रुप्स हैं जो यहां पर हम ब्लड प्रेशर में इस्तेमाल नहीं करते। एक जैसे थायराइड डायूरेटिक है, एक लूप डायूरेटिक है, एक जिसको पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक कहते हैं। ये 3 डायूरेटिक्स हम ब्लड प्रेशर में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक और भी है जिसको हम कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, वो मूल ब्लड प्रेशर में इस्तेमाल नहीं होता है, वो हाइपरटेंशन के पेशेंट में नहीं देते हैं क्योंकि वो माइल्ड किस्म के डायूरेटिक्स होते हैं और कुछ और कंडीशंस में। और दूसरा होता है उसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक डायूरेटिक, वो भी सेरिब्रल एडिमा वगैरह में दिया जाता है, वो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में हम नहीं देते, वो ड्रिप फॉर्म में आता है वो अमूमन इमरजेंसी में। तो ये खास तौर पे यहाँ पर तो इनिशियल एक्शन डायूरेटिक्स जो होते हैं ना, डायूरेटिक्स करते क्या होंगे, यूरिन का वॉल्यूम इंक्रीज करते होंगे ताकि प्लाज्मा वॉल्यूम डिक्रीज हो जाए, तो ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज हो जाएगा। लेकिन जब ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज हो जाएगा तो ओवरऑल आप देखेंगे कि ब्लड वॉल्यूम कंट्रैक्ट होगा, कम हो जाएगा, ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, हाइपोक्सिया होगी, और इससे आप देखें कि इनिशियली ये ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ आप देखें कि जैसे ब्लड फ्लो नॉर्मल ब्लड फ्लो उसका कम होना शुरू हो जाएगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, लेकिन ये ब्लड वॉल्यूम कुछ दिनों बाद फिर रिटर्न बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। वो क्यों नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि ब्लड फ्लो जैसे कम हुआ, रीनल ब्लड फ्लो जैसे ही कम हो जाएगा, वहां से रेनिन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, वहां से एल्डोस्टेरोन कुछ दिनों बाद उसकी सीक्रेशन शुरू हो जाएगी, और रेनिन के बाद जो एल्डोस्टेरोन होता है वो वाटर और सोडियम को
रीएब्जॉर्ब करते हैं, रीएब्जॉर्ब के बाद आपका 2 महीनों के अंदर आप देखेंगे कि आपका ब्लड वॉल्यूम बैक टू नॉर्मल हो जाएगा, भले आप डायरेटिक्स ले ही क्यों ना रहे हो। तो इसका मकसद है कि इसका तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। इनिशियली आपका ब्लड प्रेशर कम कर दिया इसने, लेकिन इसका फायदा आपको इतना नहीं हुआ। अंडरस्टैंड? तो यहां पर हमने ब्लड प्रेशर, एंटी हाइपरटेंशन यानी ड्रग ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन के दूसरा पोर्शन हमने शुरू किया और बताया आपको कि ड्रग ट्रीटमेंट में जो पहला ड्रग ग्रुप हमने यहाँ पे लिया हुआ है वो डायूरेटिक्स हैं। डायूरेटिक्स विच इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ द यूरिन, यूरिन के वॉल्यूम को बढ़ाते हैं। अब उसकी वजह से हमने देखा कि थायराइड डायूरेटिक्स हाइपरटेंशन में आप सिंगल डोज, सिंगल ड्रग के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या पहले कोई ड्रग ले रहे हैं और ग्रुप तो उसके साथ मिला के भी दे सकते हैं। और आजकल तो टेबलेट ऐसी आ गई हैं कि पहली ड्रग आप अगर ले रहे हो तो उसी ड्रग के साथ ये भी अगर ले रहे हैं तो एक ही टेबलेट में दोनों ही आ जाती है। ये मैंने आपको 2-3 ग्रुप्स आपको बताए थे प्रीवियसली भी। तो इनिशियल एक्शन इसका क्या है डायूरेटिक्स का? टू डिक्रीज द ब्लड वॉल्यूम, और ब्लड वॉल्यूम के डिक्रीज होने से ब्लड प्रेशर खासी हद तक कंट्रोल हो जाता है। लेकिन ये जो ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, मैंने बताया कि कम ब्लड वॉल्यूम होने की वजह से ब्लड वॉल्यूम कम हुआ, यूरिन ज्यादा आ गई, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, तो अगर मुसलसल ये ब्लड वॉल्यूम कम रहा आपका, तो किडनी को जब ब्लड वॉल्यूम कम मिलता है तो किडनी रिस्पॉन्ड करती है बाय सीक्रेटिंग रेनिन, और रेनिन की वजह से एंजियोटेंसिन, और एंजियोटेंसिन की वजह से फिर एंजियोटेंसिन 1 और 2, और 2 के बाद एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन शुरू हो जाती है, और एल्डोस्टेरोन जो है वो वाटर और सोडियम को रीअब्सॉर्ब कर देता है। वो जब वो उसको रीअब्सॉर्ब कर देगा तो ब्लड वॉल्यूम बैक टू नॉर्मल, आपका ब्लड प्रेशर फिर। लेकिन डायूरेटिक्स का एक जबरदस्त एक्शन ये भी है कि इनिशियली भले वो आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम को डिक्रीज करके आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल कर रहा है, ये है, लेकिन अगर आप इसको मुसलसल इस्तेमाल करेंगे तो भी ब्लड प्रेशर नॉर्मल करेगा आपका, बट दिस टाइम बाय रिलैक्सिंग दी स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। ये डायूरेटिक्स हैं, खास तौर पे थायराइड डायूरेटिक्स। यानी ब्लड प्रेशर, इसका मकसद यह है कि ब्लड वॉल्यूम आपका बैक टू नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन कुछ दिनों बाद ब्लड प्रेशर का नॉर्मल होने का मैकेनिज्म चेंज हो जाएगा इसका, लेकिन वो जब आप उसको मुसलसल इस्तेमाल करेंगे। अब देखें लो डोज डायूरेटिक्स जो कि क्यों इतने इस्तेमाल क्यों होते हैं? क्योंकि ये सेफ है, इनएक्सपेंसिव है, बहुत ही सस्ती ट्रीटमेंट है बिल्कुल, और इफेक्टिव भी इन प्रिवेंटिंग। खास तौर पे ये उम्मन मुसलसल अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन, स्ट्रोक वगैरह, और इवन हार्ट फेलियर के जो पेशेंट्स हैं, खास तौर पे जो हाइपरटेंसिव भी हैं और हार्ट फेलियर के पेशेंट्स भी, तो ये इवन हार्ट फेलियर के नहीं भी हैं तो हार्ट फेलियर से बचाएगा आपको। ब्लड वॉल्यूम कम, आगे चल के कुछ महीनों बाद इवन स्मूथ मसल्स की जो रिलैक्सेशन है वो भी कर देगा, तो इससे क्या होगा, हार्ट का आफ्टर लोड कम हो जाएगा, और इसकी वजह से इवन हार्ट फेलियर के जो चांसेस होते हैं खास तौर पे इंक्रीज ब्लड प्रेशर के पेशेंट में, वो भी ठीक, वो भी काफ़ी हद तक प्रिवेंट हो जाते हैं, और इवन स्ट्रोक और मायोकार्डियल इंफार्क्शन के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो डायूरेटिक्स से इतना मतलब इतने इस्तेमाल में आते हैं, लेकिन इनको इस्तेमाल करने से पहले या इसके दौरान आप इलेक्ट्रोलाइट्स की को मॉनिटर करते रहेंगे। तो सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स शुड बी रूटीनली मॉनिटर्ड। क्यों? इसलिए क्योंकि ये आपको पता है कि जितने भी डायूरेटिक्स होते हैं, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, इनका एक खास काम होता है कि नेफ्रॉन के अंदर से जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट गुजर रहा है, एक डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ दी नेफ्रॉन्स, वो क्योंकि वहां से रीअब्जॉर्प्शन होती है सोल्यूट्स की यानी इलेक्ट्रोलाइट्स की, ये उन इलेक्ट्रोलाइट्स की रीअब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। डायूरेटिक्स का मेन काम यही है, एक मुख्तलिफ जगहों पर जब वो रोकेंगे तो इसका मकसद है कि वो इलेक्ट्रोलाइट्स, खास तौर पर सोडियम जैसे पोटेशियम, ये क्या करेगा, ये यूरिन में ज़्यादा एक्सक्रीट हो जाएगा, और यही नहीं यूरिन में एक्सक्रीट होगा, और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स की सीक्रेशन को, ये इवन सीक्रेशन को भी रोकते हैं। जब वो रोकेंगे तो उन इलेक्ट्रोलाइट्स की सीक्रेशन जब रुकेगी तो उन इलेक्ट्रोलाइट्स की जो लेवल है वो आपके सीरम में इंक्रीज हो जाएगी, और कभी कभी इतनी खतरनाक हो सकती है यहाँ पर, जैसे पोटेशियम की लेवल बढ़ सकती है। तो ये सारी चीज़ें आप मुसलसल अगर इस्तेमाल करते हैं तो इसका मकसद है कि रूटीन सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करा लेने चाहिए उन पेशेंट्स के जिनको आप डायूरेटिक्स दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सारे जितने भी डायूरेटिक्स आप देख रहे हो, ये 5-6 ग्रुप्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं इनके। ये डायूरेटिक्स में आगे भी देखेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पर जो पहला ग्रुप है वो है थायराइड डायूरेटिक्स। अब थायराइड डायूरेटिक्स उमूमन आप यहाँ पे देखो कि ये हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ये ग्लोमेरुलस है, वो बोमेंस कैप्सूल है, ये आप यहाँ पे देख रहे हो, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये लूप ऑफ हेनले। उसके बाद ये देख रहे हैं, ये लूप ऑफ हेनले, ये लूप है, ये थिन लिम्ब है इसकी, और उसके बाद ये थिक लिम्स है।
उसके बाद ये है हमारा डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल और ये आ जाती है हमारी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट। अब जिसकी हम बात कर रहे हैं इस वक्त थायराइड डायूरेटिक्स, ये इस जगह पर यानी ये जो आपके डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये जगह, इस डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पर जो वाटर और सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होती है, ये वाटर और सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन यहां आके रोकता है। वैसे सोडियम की रोकता है, सोडियम की भी और क्लोराइड्स की भी। अगर सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन जहां डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पर रुक गई या कम हो गई तो कंपल्सरीली वाटर की रीअब्जॉर्प्शन भी जाहिर कम हो जाएगी। अगर यहां सोडियम को आप रीअब्जॉर्ब नहीं होने देंगे, क्लोराइड्स को भी, तो वाटर भी इस जगह पर प्रोपोर्शनली कम रीअब्जॉर्ब होगा। अगर कम रीअब्जॉर्ब होगा तो वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद कलेक्टिंग डक्ट्स में वाटर ज्यादा आएगा, और ज्यादा आएगा तो यूरिन ज्यादा आएगी। इसका मकसद है कि डायूरेसिस होगी यहां पर। तो इसका मकसद है कि यूरिन जितनी आ रही थी उससे ज्यादा वॉल्यूम आएगा, तो मुसलसल वहां उससे ज्यादा वॉल्यूम यहां पर आएगा, और डायूरेसिस की वजह से ब्लड वॉल्यूम कंट्रैक्ट होगा और आपके ब्लड का प्रेशर जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। अब सिर्फ मसला ये नहीं है, इसके साथ साथ ये उमूमन खासतौर पर थायराइड डायूरेटिक्स जो है ये सोडियम और क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन तो रोकता है, लेकिन यहां पर डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल के ऊपर ये कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। ये थायराइड डायूरेटिक का एक इफेक्ट ये भी है कि इट इज इंक्रीजेस द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम। कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन जब बढ़ाएगा वो, तो आपके सीरम के अंदर कैल्शियम की लेवल इंक्रीज होगी, तो इससे हाइपरकैल्सीमिया हो सकती है। तो इससे हाइपरकैल्सीमिया ये कर सकता है। इनिशियली चलो ये हाइपरकैल्सीमिया ये आपके लिए कोई साइड इफेक्ट हो सकता है, लेकिन ये आपके काम की चीज हो गई। जिस काम के लिए आपने दिया था वो काम आपका कर रहा है। तो डायरेक्टली इस वक्त यहां पर क्या हुआ, इस वक्त यहां पर जो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज कर रहा है बाय एक्सक्रीटिंग मोर यूरिन, वो यूरिन ज्यादा एक्सक्रीट करके वॉल्यूम आपका कम हो गया ब्लड का, और ब्लड के वॉल्यूम कम होने की वजह से ब्लड प्रेशर आपका जो थोड़ा सा बढ़ा हुआ था वो बैक टू नॉर्मल हो गया। लेकिन मैंने बताया कि अगर मुसलसल आप इस्तेमाल करेंगे तो ब्लड वॉल्यूम वापस नॉर्मल हो जाएगा, और उसी सेम ब्लड वॉल्यूम से तो फिर आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मली फिर और इंक्रीज हो जाएगा, जितना था फिर वापस आ गया। लेकिन डायरेक्टली ये रिलैक्स कर देता है कोई कंटिन्यूस यूज के बाद। अब उसका वो ब्लड वॉल्यूम वाला काम अब वो इतना नहीं रहा डोमिनेंट जितना ये हो जाएगा। ये क्या करेगा, डायरेक्टली रिलैक्स करेगा स्मूथ मसल्स ऑफ द आर्टेरियोल्स, और स्मूथ मसल ऑफ आर्टेरियोल्स को जब रिलैक्स कर देगा तो आपका टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। अब आपका ब्लड प्रेशर इस काम की वजह से, आर्टेरियल डायरेक्ट रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल की वजह से आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा। तो आप यहां से सोच सकते हो अगर आर्टेरियल ब्लड प्रेशर रिलैक्सेशन होती है तो हार्ट के ऊपर जो आफ्टर लोड होगा वो भी कम हो जाएगा। हार्ट का आफ्टर लोड कम हो गया तो इससे इवन आपका पेशेंट जो है वो हार्ट फेलियर में भी नहीं जाएगा, प्लस उसका वॉल्यूम भी कम है, और वॉल्यूम कम होने की वजह से प्रीलोड भी कम हो गया। इसका मकसद ये है कि हार्ट फेलियर के पेशेंट के अंदर ये और ज़्यादा बेहतर है। हार्ट फेलियर में तो सबसे ज़्यादा देते ही ये हैं, थायराइड नहीं देते, हाई सीलिंग डायूरेटिक्स देते हैं, उसमें इससे भी ज़्यादा डायूरेटिक्स मतलब इससे भी ज़्यादा पावरफुल डायूरेटिक्स देते हैं। लेकिन थायराइड डायूरेटिक एक आम ब्लड प्रेशर के पेशेंट के अंदर स्टार्ट एक ड्रग के तौर पर अगर करना चाहें तो आप थायराइड डायूरेटिक दे सकते हैं, या आप इवन दूसरी ड्रग डालना चाहें तो उसमें से एक ये भी होगी। और उसके बाद अब इसके एक्शंस क्या है, पहला काम क्या, डिक्रीज इन द प्लाज्मा वॉल्यूम। क्यों, ब्लड प्रेशर इनिशियली बाय इंक्रीजिंग द सोडियम एंड वाटर एक्सक्रीशन। देख लिया आपने किस जगह पर उसका काम है, कहां, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम आपका कम हो जाएगा, और आपका ब्लड प्रेशर यानी ब्लड प्रेशर वापस उसका वॉल्यूम कम जब आएगा तो आपका कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, और आपका कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मलाइज हो जाएगा यहां पर। लेकिन क्या सिर्फ यही काम है कि उसके बाद टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होता है? इनिशियली ये काम, बाद में विद लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट प्लाज्मा वॉल्यूम return back to normal, but your blood pressure will become you will become normotensic because of what, because of the decreased peripheral resistance। इसके दो काम है, शुरू में और उसके बाद, यानी दोनों सूरतों में आपके लिए एक बेटर ड्रग है ये। और इसको आप इवन कॉम्बिनेशंस में भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर अकेला करना चाहें तो अकेला भी यूज कर सकते, एक ही सिंगल ड्रग देना चाहें उसे काम हो रहा है आपका तो यू कैन एक्चुअली यूज दिस आल्सो। लेकिन ज्यादातर इसको कंबाइन करके, जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपका पेशेंट जो है वो बीटा ब्लॉकर पहले से ही ले रहा है, एक और ड्रग ऐड करना चाहते हैं तो थायराइड डायूरेटिक ऐड कर दें, जैसे बीटा 1 ब्लॉकर एटिनोलोल, जिसको जो एटिनोलोल जैसे मार्केट में आती है टेनोर्मिन के नाम से, उसके साथ आप थायराइड डायूरेटिक इस्तेमाल कर देंगे एक साथ मिला के तो हो जाएगी टेनोरेट, एटिनोलोल एंड थायराइड डायूरेटिक। ऐसा ही यहाँ पर एस इनहिबिटर है, एस इनहिबिटर जैसे रेनिटेक, उसके साथ थायराइड डायूरेटिक मिलाएंगे दूसरी टेबलेट का नाम कोरेनिटेक। ऐसा AR भी है जैसे एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स अप्रूवल 150 मिलीग्राम, उसके साथ 12.5 मिलीग्राम थायराइड डायूरेटिक को अप्रूवल।
तो ये दो ड्रग्स यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर हम या पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स जैसे अभी बताता हूँ मैं, वो आप पहले से यूज कर रहे हैं, तो पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स के साथ ये होगा कि पोटेशियम की जो एक्सक्रीशन है वो कम होगी और पीछे पोटेशियम की जो है जो लेवल है वो बढ़ जाएगी सीरम में, इससे हाइपरकैलेमिया हो सकता है। आप क्या करेंगे, ये ड्रग जो है उसके साथ दे देंगे क्योंकि ये पोटेशियम को बाहर निकालती है। तो इसका मकसद है कि दोनों पोटेशियम स्पेयरिंग के साथ थायजाइड डायूरेटिक एक साथ मिला के दे सकते हैं, तो ये उमूमन एक ही टेबलेट के अंदर दोनों आ जाती हैं। तो ये आप यहां दे सकते हो लाइक दिस आल्सो। साइड इफेक्ट्स वैसे देखा जाए तो थायजाइड डायूरेटिक्स पेशेंट खास तौर पे जो रीनल फेलियर या इनएडिक्वेट किडनी फंक्शन के जो पेशेंट्स हैं उनमें ये इफेक्टिव नहीं है ये इतनी, यानी रीनल फेलियर के जो पेशेंट हैं, जो आपको पता है कि हाइपरटेंसिव जो होते हैं, लॉन्ग टर्म हाइपरटेंशन अगर किसी में है तो वो रीनल फेलियर के पेशेंट भी होते हैं, इनके अंदर थायजाइड डायूरेटिक इतने इफेक्टिव नहीं है। उनके अंदर लूप डायूरेटिक्स जो हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, जो अभी अगला ग्रुप आ रहा है लूप डायूरेटिक्स को हम हाई सीलिंग डायूरेटिक्स कहते हैं क्योंकि ये लूप ऑफ हेनले पे एक्ट करते हैं, तो यू कॉल देम दैट लूप डायूरेटिक्स। तो हम यहाँ पे थायजाइड डायूरेटिक्स क्या इंड्यूस करेंगे, हाइपोकैलेमिया, हाइपर यूरिसीमिया, खास तौर पे इसके अंदर जो का हाइपर यूरिसीमिया भी होती है। हाइपर यूरिसीमिया का मकसद ये है कि यूरिक एसिड की जो एक्सक्रीशन होती है फ्रॉम डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, ये उसको रोकता है। अगर ये इसको रोकेगा तो सीरम में यूरिक एसिड की लेवल बढ़ जाएगी। तो गाउट के पेशेंट में उमूमन थायजाइड डायूरेटिक्स को अवॉइड करते हैं। दूसरा हाइपरग्लाइसीमिया इन सम पेशेंट्स आल्सो, तो डायबिटिक्स के अंदर भी इवन थोड़ी बहुत हाइपरग्लाइसीमिया जो पहले ही उनमें है ये कर सकता है। तो कुछ इसके साइड इफेक्ट्स हैं लेकिन इतने ज्यादा नहीं। उसका जो दूसरा ग्रुप है हमारा डायूरेटिक्स का आफ्टर थायजाइड, दैट इज द लूप डायूरेटिक। अब लूप डायूरेटिक इस जगह पे एक्शन कर रहे हैं। ये जो आप यहां पे जगह देख रहे हैं, इस जगह पर हमारे पास ये चैनल्स मौजूद हैं जिनको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड चैनल्स। माना एक सोडियम, एक पोटेशियम और 2 क्लोराइड्स को ये अंदर की तरफ यहां पे ले जाए, तो यहां से ये एब्जॉर्प्शन होती है इस जगह पे। तो इसका मकसद है कि अच्छी खासी रीएब्जॉर्प्शन जो है वो इन चैनल्स के थ्रू होती है इन द लूप ऑफ हेनली। ये इस पे आके एक्ट करता है। अगर यहां आके एक्ट करेगा तो इसका मकसद यह है कि बहुत ज्यादा जो रीअब्जॉर्प्शन हो रही थी वो यहां नहीं होगी, तो एब्जॉर्प्शन इसके मुकाबले में बहुत ज्यादा यहां स्टॉप होगी। अगर बहुत ज्यादा यहां स्टॉप होगी तो इस जगह से जो सोल्यूट्स की एक्सक्रीशन है, जो सोल्यूट्स की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा हो जाएगी। तो आपका ये जो फ्लूइड है ये हाइपरटोनिक हो जाएगा, और हाइपरटोनिक फ्लूइड जब यहां से गुजरेगा तो इधर इसकी ऑस्मोसिस नहीं होगी। इसका मकसद है कि यहां पर अगर तुमने सोडियम, पोटेशियम और 2 क्लोराइड चैनल्स को इधर अगर ब्लॉक किया तो आगे डायूरेसिस बहुत ही शदीद होगी। इसलिए हम लूप डायूरेटिक्स को हाई सीलिंग डायूरेटिक्स भी कहते हैं, क्योंकि ये यूरिन ये उमूमन इमरजेंसी में दी जाती है, खासतौर पर आईवी दी जाएगी इमरजेंसी में। वैसे आपको जब ब्लड प्रेशर को काफी कंट्रोल करना होता है तो फिर डायूरेसिस बहुत ज्यादा करनी होती है। तो खासतौर पर मैंने बताया अगर रीनल फेलियर का, किडनी फेलियर का पेशेंट है और इसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो थायजाइड डायूरेटिक उस पर इफेक्टिव नहीं होगी, उस पर यहां ये लेना होगा। अगर ब्लड प्रेशर का पेशेंट पहले से वो हाइपरटेंसिव भी है और साथ में हार्ट फेलियर भी है उसको, तो फिर थायजाइड डायूरेटिक्स उस पर इतने इफेक्टिव नहीं होंगे जितने लूप डायूरेटिक्स होंगे। आप देखें जो भी कार्डियक फेलियर का पेशेंट होता है ना उसको लूप डायूरेटिक्स देते हैं, स्पेशली अगर वो ब्लड प्रेशर का पेशेंट भी है तो दिस विल बी एक्चुअली। और इसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं कि ये आपका पोटेशियम, सोडियम और क्लोराइड के चैनल्स, उसके साथ साथ ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के चैनल्स को भी ये ब्लॉक करता है। इससे क्या होगा, इससे यूरिन के अंदर कैल्शियम ज्यादा सीक्रेट होगा। ये फंक्शन देखें यहां से, ये एक्शन इसका थायजाइड डायूरेटिक से उल्टा है। थायजाइड डायूरेटिक्स ने सोडियम और क्लोराइड को रोका था लेकिन कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाया था। यहां ये कैल्शियम और मैग्नीशियम की एब्जॉर्प्शन को भी रोक रहा है। इससे क्या होगा, हाइपरकैल्सीयूरिया होगी और हाइपोकैल्सीमिया होगी। माने ये हमें क्या करेगा, यहां पर यूरिन में कैल्शियम ज्यादा, सीरम में कम। थायजाइड डायूरेटिक्स उससे उल्टा था। यहां पर इसके अलावा ये इनहिबिट करेगा यूरिक एसिड को भी, और ये भी हाइपर यूरिसीमिया काज कर सकता है डिस्टल प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल पर खास तौर पे। तो ये भी गाउट के अंदर ये प्रॉब्लम काज कर सकता है। पुअर रीनल फंक्शन अभी है अगर आपके पेशेंट में तो भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इट विल बी इफेक्टिव। जबकि मैंने बताया था कि थायजाइड डायूरेटिक्स पुअर रीनल फंक्शन के पेशेंट में ये काम नहीं करेगा, तो ये उमूमन थायजाइड डायूरेटिक्स यहां रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, जहां पर वहां पर ये रिस्पॉन्ड करेगा। और लूप डायूरेटिक्स से डिक्रीज रीनल वेस्कुलर रेजिस्टेंस। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है इसके अंदर, ये उमूमन रीनल ब्लड फ्लो के अंदर ड्यू टू द वेस्कुलरिटी, जो आपके किडनी के अंदर जो वेसल्स हैं
उनके अंदर ये रीनल वेस्कुलर जो रेजिस्टेंस है वो कम करता है। और रीनल वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम करेगा तो क्या होगा, फ्लो ज्यादा बढ़ जाएगा। और फ्लो ज्यादा बढ़ने से रीनल ब्लड फ्लो के इंक्रीज होने की वजह से वहां पर जीएफआर इंक्रीज होगा। इवन माने इससे क्या जाहिर हुआ, इससे ये जाहिर हुआ कि अगर आपका पेशेंट किडनी फेलियर का पेशेंट भी है तो उस पेशेंट के अंदर भी ये ज्यादा इफेक्टिव होगा, बिकॉज इट इज डूइंग डिक्रीजिंग दी रेजिस्टेंस ऑफ द रीनल वेस्कुलर फ्लो। तो रीनल वेस्कुलर फ्लो का रेजिस्टेंस कम करके वो ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर देगा, यानी वो किडनी का जो फ्लो है वो इंक्रीज कर देगा, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी और फंक्शन किडनी का ज्यादा। थेरापेटिकली आप यहां पे देखें कि हाइपरटेंशन के अंदर ये रेयरली यूज होगा, अलोन हाइपरटेंशन के लिए इस्तेमाल अलोन नहीं होता है ये, क्योंकि ये हाई सीलिंग डायूरेटिक्स है, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स ज़ाया होते हैं, ये आप मुसलसल नहीं दे सकते अनटिल कि ब्लड प्रेशर का पेशेंट पहले ही हार्ट फेलियर का पेशेंट हो। हार्ट फेलियर का पेशेंट है अगर, या किडनी फेलियर का पेशेंट है, उसके अंदर आपको फिर ये इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो ये हाइपरटेंशन में, बट दे आर कॉमनली यूज्ड टू मैनेज सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर, और अगर पल्मोनरी एडिमा वगैरह है या इस किस्म की कोई चीज़ है तो ये फिर आप इस्तेमाल करेंगे। पल्मोनरी एडिमा है अगर, या हार्ट फेलियर का पेशेंट है ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से, तो ब्लड प्रेशर की वजह से अगर हार्ट फेलियर के सिम्टम्स हैं या उसको किडनी फेलियर का मसला है तो देन यू कैन एक्चुअली यूज दिस ड्रग। अदरवाइज अलोन ये रेयरली इस्तेमाल होती है ड्रग, क्योंकि ये हाई सीलिंग डायूरेटिक्स से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स में वेस्ट होते हैं। साइड इफेक्ट्स, थाइजाइड डायूरेटिक्स की तरह ये भी हाइपोकैलेमिया तो करेगा, लेकिन थाइजाइड की तरह उल्टा, थाइजाइड और इसके बीच में क्या कि ये इंक्रीज करेगा कैल्शियम कंटेंट ऑफ द यूरिन, ये हाइपरकैल्सियूरिया करेगा, उधर हाइपोकैल्सीमिया होगी। ये ऐसा नहीं है, इसका इफेक्ट उल्टा है जो मैंने आपको जनरली बताया। अब देखें, आप थाइजाइड डायूरेटिक इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर थाइजाइड के अलावा अभी अभी आपने लूप डायूरेटिक इस्तेमाल की, उसमें आपको पता है कि पोटेशियम बहुत ज़्यादा लूज हो रहा है, हाइपोकैल्सीमिया, आप देखें हाइपोकैलेमिया कर रहा है, थाइजाइड भी कर रहा था, ये भी कर रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा पोटेशियम लॉस हो रहा है। अब पोटेशियम बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा तो पीछे हाइपोकैलेमिया हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं उमूमन कि अगर लूप डायूरेटिक्स तुम्हें बहुत लंबे अरसे तक इस्तेमाल करने हैं तो कहीं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ना हो जाए, फिर हम क्या करते हैं, हाफ देते हैं लूप डायूरेटिक, आधा डोज देते हैं फिर पोटेशियम डायूरेटिक्स का। अंडरस्टैंड? तो पोटेशियम डायूरेटिक्स इसको मिला के हम दे देते हैं, मिला के देंगे तो फिर जैसे लूप डायूरेटिक्स में थी जैसे फ्रूसिमाइड वगैरह, जैसे लेसिक्स कहते हैं जिसको, वो लेसिक्स है, वो हाई सीलिंग डायूरेटिक है, लूप डायूरेटिक है। ये जो है दूसरी ड्रग है, ये पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक है, ये उसके साथ मिला के देंगे। ये अमेलोराइड फॉर एग्जाम्पल, अमेलोराइड एक ड्रग है पोटेशियम स्पेयरिंग, और वो जो लूप डायूरेटिक से मिला के फिर लेसोराइड के नाम से, लेसोराइड का मकसद है कि ये लेसिक्स भी और साथ में, यानी फ्रूसिमाइड माना है पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स भी देंगे और साथ में लूप डायूरेटिक, दोनों मिला के हम दे देंगे। लूप डायूरेटिक क्या करेगी, पोटेशियम को लूज कराएगी, और ये क्या करेगी, पोटेशियम को रिटेन करेगी, तो दोनों बैलेंस हो जाएगा और आपका पोटेशियम इतना ज्यादा लॉस नहीं होगा जितना अदरवाइज हो सकता था। ये बेसिकली ये जितनी भी ड्रग्स हैं, ये आपको पता है कि हमने बताया था लास्ट टाइम कि एल्डोस्टेरोन का काम क्या होता है। एल्डोस्टेरोन का काम है डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल पर या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पर क्या करे, सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करे और पोटेशियम की एक्सक्रीशन करे, सीक्रीशन जिसको हम कहते हैं, तो ट्यूबुलर सीक्रीशन ऑफ पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस जो है वो खासतौर पे प्रोड्यूस करता है कौन, एल्डोस्टेरोन। ये जो पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स होते हैं ना, ये बेसिकली एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट होते हैं, समझ गए, यानी ये एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट होंगे। अगर एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट होंगे तो एल्डोस्टेरोन का काम जो होगा टू प्रोड्यूस द सोडियम पोटेशियम एटीपीएस, जो क्या करेगा, सोडियम और पोटेशियम को, सोडियम और वाटर को रीअब्सॉर्ब करके पोटेशियम को सीक्रेट कराएगा यूरिन में। ये काम नहीं होगा, समझ गए। ये काम अगर नहीं हुआ तो इसका इफेक्ट क्या होगा, सोडियम और वाटर जो है वो रीअब्सॉर्ब नहीं होंगे तो वो यूरिन से बाहर निकल जाएंगे, यूरिन का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, और इस काम की वजह से पीछे जो पोटेशियम को सीक्रेट होकर यूरिन में जाना था वो नहीं होगा। माने इसका मकसद है कि एल्डोस्टेरोन के न बनने की वजह से, इसको एंटागोनाइज करने की वजह से आपका पोटेशियम पीछे रुक गया, स्पेयर हो गया। लेकिन पोटेशियम स्पेयर भी हो गया, साथ में यूरिन भी ज्यादा आ गई, इसका मतलब डायूरेसिस भी की इसने और पोटेशियम को भी रोका। इसलिए हम इसको कहते हैं पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, जिसमें यहां पर आप देखिए स्पिरुलिनेक्टोन जो मार्केट में एल्डेक्टोन के नाम से आती, तो एल्डेक्टोन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक है, यहाँ पर तो इनहिबिट करेगी सोडियम वाटर को डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल पर,
और कलेक्टिंग डक्ट पे, और डिक्रीज करेगी पोटेशियम की सीक्रेशन को, क्योंकि ये काम दरअसल एल्डोस्टेरोन का था, ये उसका एंटागोनिस्ट है। तो हम इसको कहते हैं यहां पर, तो स्पिरोलेक्टोन एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है ये, और रिड्यूस करता है पोटेशियम लॉस को यूरिन में, और साथ में सोडियम और वाटर को यूरिन में पास ऑन कराता है, इसलिए डायूरेसिस होती है। तो पोटेशियम स्पिरिन डायूरेटिक समटाइम्स आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद लूप डायूरेटिक, मैंने बताया ना, लूप डायूरेटिक के साथ मिला के, क्योंकि अगर लूप डायूरेटिक आप मुसलसल देते हैं तो हाइपोकैलेमिया हो जाती है, तो उसका डोज थोड़ा सा कम करें, थोड़ा सा डोज कम करते हैं तो डायूरेसिस कम हो जाती है, तो थोड़ा सा डोज बढ़ाएंगे अब किसी और ड्रग का, कौन सा, जाहिर है जब पोटेशियम लॉस कर रही है एक और दूसरी पोटेशियम स्पेयर कर रही है, दोनों को मिलाएंगे लूप डायूरेटिक्स। तो ज्यादातर जब आप देखेंगे लेसोराइड ये दोनों ड्रग मिला के ये कॉम्बिनेशन ही आती है ज्यादातर, लेकिन लेसिक्स वो खास तौर पर लूप डायूरेटिक अलोन इस्तेमाल करते हैं इमरजेंसी में। अब एक आईवी जो है लेसिक्स, दूसरी आईवी, तीसरी खास तौर पे यूरिन को बहुत ज़्यादा लूज कराते हैं ताकि पल्मोनरी एडिमा में आखिर में यही होता है जो उमूमन वॉल्यूम को, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को कम से कम करना, यूरिन को और ज़्यादा खारिज करना। अब ये कुछ डायूरेटिक्स, तो ये 3 ग्रुप्स डायूरेटिक्स के आप यहाँ पर देखे होंगे, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। थायजाइड आप कब इस्तेमाल करोगे, उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, इनिशियली क्या है, बाद में क्या है, उसके क्या साइड इफेक्ट्स है, और उनकी कॉम्बिनेशंस किस तरीके से आप यूज़ करते हो। फिर आपने देखा लूप डायूरेटिक्स हाई सीलिंग डायूरेटिक्स है, इसमें और थायजाइड में क्या फ़र्क है, इसकी इंडिकेशंस क्या हैं। खास तौर पे लूप डायूरेटिक्स आपको पता है किडनी फेलियर और हार्ट फेलियर के पेशेंट में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, नॉर्मल किडनी के अंदर आप यहाँ पे, क्योंकि हार्ट किडनी फेलियर के अंदर फिर अकेला थायजाइड डायूरेटिक्स इनफ नहीं है। फिर उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल लॉस ऑफ पोटेशियम है अगर, तो उसके साथ फिर पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स जैसे एल्डेक्टोन वगैरह वो आप क्लासिफिकेशन में भी देख सकते हो। उसके बाद ये एक ड्रग है जो आपने यूज़ की है, लेकिन अगर आप चाहें कि थायजाइड नहीं, मैं कोई डायूरेटिक्स नहीं, मैं कोई और सिंगल ड्रग इस्तेमाल करूं, तो आपके पास मौजूद है बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग्स, बीटा ब्लॉकर्स। अब बीटा ब्लॉकर्स में यहां पर हम देखेंगे ये ट्रीटमेंट ऑप्शन जो है ना बीटा ब्लॉकर्स है हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के अंदर, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स विद हार्ट डिजीज और हार्ट फेलियर का जो पेशेंट है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज या इस किस्म का अंजाइना का ये पेशेंट है, तो उसके अंदर बीटा ब्लॉकर्स ट्रीटमेंट ऑप्शन जो है ना, ये सबसे पहला ऑप्शन, ये ज़्यादा बेटर है। तो यू कैन एक्चुअली यूज एज अ ट्रीटमेंट ऑप्शन, स्टार्ट आप यहां से कर सकते हैं। मोड ऑफ एक्शन इसका क्या होता है बीटा ब्लॉकर्स का, सिंपैथेटिक आउटफ्लो सीएनएस में भी रोक सकता है, और इसके साथ साथ इवन ने इसके सिर्फ ये फंक्शन नहीं है इसके कि उन्होंने बीटा को ब्लॉक किया है, वहां पर बीटा 1 को ब्लॉक किया, ये इनके मल्टीपल एक्शन हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाके सिंपैथेटिक फ्लो को भी रोक सकता है, यही नहीं बल्कि किडनी में जाके रेनिन की प्रोडक्शन भी कम कर सकता है। अगर रेनिन की प्रोडक्शन कम की तो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म को भी थोड़ा सा अल्टर करेगा, क्योंकि रेनिन अगर नहीं प्रोड्यूस हुई तो एंजियोटेंसिनोजन नहीं होगा, और इसकी वजह से एंजियोटेंसिन 1 नहीं बनेगा तो 2 नहीं बनेगा, और इसकी वजह से एल्डोस्टेरोन, तो ओवरऑल एक वेजोडाइलेटरी इफेक्ट भी आपको यहां मिलेगा। तो इसका ये भी इफेक्ट है, और सेंट्रली डिक्रीज भी करना, लेकिन उसके साथ साथ वो बीटा 1 ब्लॉकिंग इफेक्ट तो है ही। तो इसका मकसद ये है कि इसके ट्रिपल इफेक्ट की वजह से भी इवन ये ड्रग इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखें जैसे प्रोप्रानोलोल, ये नॉन सेलेक्टिव है, बीटा 1 बीटा 2 दोनों को करती है, लेकिन हम ज्यादातर जो ड्रग इस्तेमाल करते हैं वो उमूमन सेलेक्टिव करते हैं, जैसे एटिनोलोल एंड मेटोप्रोलोल। एटिनोलोल मैंने बताया मार्केट में ये टेनॉर्मिन के नाम से आती है अकेली अगर है तो, लेकिन उसके साथ साथ अगर थायजाइड डायूरेटिक है तो टेनोरेट, तो ये टेनॉर्मिन जैसे एटिनोलोल, या जैसे ये मेप्रोसर है मार्केट में, ये मेप्रेसर के नाम से आती है, ये जिसको मेटाप्रोलोल, ये सिलेक्टिवली बीटा 1 ब्लॉकिंग। या फिर कुछ ऐसी भी ड्रग्स होती हैं जो इम्यून आप देखेंगे सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर्स तो हैं ही, ये खास तौर पे आप देखें नेबिवोलोल जो है ना, ये ड्रग ऐसे ही है जैसे ये है बीटा 1, लेकिन इसमें एडिशनल इफेक्ट है, और एडिशनल इफेक्ट क्या है कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड आपको पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वेजोडाइलेटर है, एक सर्कुलेटिंग वेजोडाइलेटर है, यानी इसने बीटा 1 ब्लॉक भी किया तो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन भी कम किया, हार्ट रेट भी कम किया, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट भी कम हुआ, और साथ में इसने नाइट्रिक ऑक्साइड भी प्रोड्यूस की, और इसकी वजह से वेजोडाइलेटेशन हो गई, पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी कम हो गया। तो ये नेबिवोलोल जो है, ये अब इन तीनों में क्या फर्क हुआ, ये नॉन सेलेक्टिव बीटा 1 बीटा 2 है, ये सिलेक्टिव बीटा 1 है, ये सिलेक्टिव बीटा 1 अलॉन्ग विद दी नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन है। तो इन तीनों में आप यहां पे देख सकते हो, यहां पर नॉन सेलेक्टिव बीटा 1 बीटा ब्लॉकर्स जो होते हैं ये उमूमन सीओपीडी और एस्थमा के पेशेंट के अंदर ये उमूमन यहां पर ये समझ लो कि कंट्राइंडिकेटेड है। क्यों कंट्राइंडिकेटेड है? क्योंकि आपको पता है कि B1 और B2 है, ब्रोका के अंदर स्मूथ मसल जो हैं वो बीटा 2
ब्रोंकोडायलिटेशन होती है वहां पर सिंपैथेटिक से, अगर वो आप ब्लॉक कर दोगे तो देयर विल बी प्रिवेंशन ऑफ बीटा 2 ब्रोंकोडायलिटेशन, बीटा 2 मीडिएटेड ब्रोंकोडायलिटेशन नहीं होगी, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, तो इससे एस्थमा का अटैक आ सकता है। तो एस्थमा के पेशेंट के अंदर कम से कम आप नॉन सेलेक्टिव तो ड्रग नहीं देंगे, क्या सिलेक्टिव देंगे? ये दे सकते हैं आप, बट दिस शुड बी कॉशियसली। हाइपरटेंसिव पेशेंट के अंदर ये ड्रग, अगर वो हाइपरटेंसिव पेशेंट अगर एस्थमा का पेशेंट है तो ये कॉशियसली देंगे, इसमें आप इसमें आप मॉनिटर करेंगे इसको। ये तो किसी सूरत में ये कंट्राइंडिकेटेड है, लेकिन ये आप केयरफुली देंगे क्योंकि ये क्रॉस रिएक्ट कर सकता है और कभी भी इवन उस पेशेंट के अंदर एस्थमा का अटैक दे सकता है यहां पर। तो बीटा ब्लॉकर शुड बी यूज कॉशियसली इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट विथ एक्यूट। अब ये ड्रग जो है खास तौर पे ये एक्यूट हार्ट फेलियर के पेशेंट के अंदर या पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज के पेशेंट के अंदर भी उमूमन ये बीटा ब्लॉकर से इस्तेमाल कम होती है, या इट शुड बी एक्चुअली केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, या ये आप कॉशियसली इस्तेमाल करेंगे। हार्ट फेलियर के पेशेंट में, एक्यूट हार्ट फेलियर की बात कर रहा हूं, क्रॉनिक की नहीं, एक्यूट हार्ट फेलियर का अगर पेशेंट है तो उसमें बीटा 1 ब्लॉकर आप क्यों डर रहे हैं देने में? बीटा 1 देखो, बीटा 1 ब्लॉकर अगर फॉर एग्जांपल आप दे रहे हैं तो आपके फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन नेगेटिव आयोनोट्रोपिक इफेक्ट है, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट है, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन आपका कम होगा और इसके साथ साथ फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन कम होगा, रेट कम होगा, इससे कार्डियक आउटपुट और कम होगा। जबकि हार्ट फेलियर के पेशेंट में, वो भी एक्यूट हार्ट फेलियर के पेशेंट में फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन और कम करेंगे अगर आप, तो इससे पल्मोनरी एडिमा होगी और ज्यादा। तो एक्यूट पेशेंट में आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस में भी आप इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि बहुत सारी ब्लड वेसल्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर B2 स्टिमुलेशन होती है जिसकी वजह से वो वेजोडायलेट करती हैं। अगर पहले से ही वो थोड़ी सी वेस्कुलर डिजीज है, अक्लूसिव वेस्कुलर डिजीज है, उसमें अगर बीटा ब्लॉकर्स आप इस्तेमाल करते हो तो वो B2, वही जो ब्रोका में बता रहा हूं, वो B2 स्टिमुलेशन जब नहीं होगी वहां पर बीटा मीडिएटेड वेजोडायलेटेशन, जैसे बीटा मीडिएटेड ब्रोंकोडायलेटेशन थी वैसे बीटा मीडिएटेड वेजोडायलेटेशन वो नहीं होगी। वो नहीं होगी तो और थोड़ा सा वेजो कंस्ट्रिक्ट हो सकता है। अगर ये वेजो कंस्ट्रिक्ट हो गया तो वो पहले से ही जो वेस्कुलर डिजीज है, आपको पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज है, वो और एग्रीवेट हो सकती है। यानी वो जो इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन का पेशेंट है या सिवियर एंजाइना का पेशेंट है, इन दोनों में ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने के लिए ये ड्रग आप उम्मन इसको अवॉइड करेंगे। तो इसका मकसद है कि एक्यूट हार्ट फेलियर के पेशेंट में भी बीटा ब्लॉकर्स आप अवॉइड करेंगे और उसके साथ साथ जो पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज है उसमें भी एस्थमा के पेशेंट के अंदर उम्मन अंडर कॉशियस इस्तेमाल करेंगे और एस्थमा के पेशेंट में तो कम से कम नॉन सेलेक्टिव ड्रग तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो इनके उम्मन ये साइड इफेक्ट्स होते हैं थोड़े से। अब थेरापेटिक यूजेस इसके क्या है? आप खास तौर पे जो सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होती है, यानी एट्रियम के अंदर जो फोकस होता है जिसकी वजह से एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाती है, रेट इंक्रीज हो जाता है, उसके अंदर आप इस्तेमाल करेंगे। प्रीवियसली अगर अटैक आ चुका है मायोकार्डियल इंफार्क्शन का, तो हमारे ब्लड जो हमारा हार्ट है, हार्ट के अंदर बीटा 1 ब्लॉकर विल बी गुड ड्रग फॉर दैट। क्योंकि ऐसे पेशेंट के अंदर क्यों हम इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि उसका रेट थोड़ा कम करता है, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन उसकी थोड़ी सी कम करके उसकी ऑक्सीजन कंजप्शन जो है हार्ट की वो डिक्रीज करता है। यानी हार्ट कम ऑक्सीजन पर ही वो बेटर वर्क करना शुरू कर देगा। तो इट्स द ड्रग ऑफ चॉइस इन दैट केस। तो यहां पर हमने प्रीवियस यहाँ पे एंजाइना पेक्टोरिस के पेशेंट में अगर मैसिव है, बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा है अगर ऑब्स्ट्रक्शन, तो मैसिव पेरिफेरल वेस्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर, ऑक्लूजन के अंदर फिर ये ड्रग नहीं। क्रॉनिक हार्ट फेलियर में इस्तेमाल करेंगे, मैंने बताया एक्यूट हार्ट फेलियर में नहीं, बट क्रॉनिक हार्ट फेलियर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन कम करेगा और इसी वजह से ऑक्सीजन कंजप्शन इसकी कम होगी। तो ऑक्सीजन कंजप्शन इसकी, लेकिन क्रॉनिक, लेकिन अगर एक्यूट हार्ट फेलियर का पेशेंट है जिसमें आपको बाकायदा बेजल क्रैप्स मिलते हैं यहाँ पर, या जिसमें पल्मोनरी एडिमा की अगर वहाँ इंडिकेशन, अगर वहाँ फाइंडिंग्स हैं, तो ये एक्यूट हार्ट फेलियर है। तो एक्यूट हार्ट फेलियर में आप इसको इस्तेमाल नहीं करते। तो उमूमन आपने ड्रग्स देखेंगे यहाँ से, तो ब्लड प्रेशर के अंदर काइनेटिक्स आप देखें, इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी है। ओरली जब आप बीटा ब्लॉकर्स इस्तेमाल करते हैं तो अपना मैक्सिमम थेरापेटिक इफेक्ट जो है इसको अचीव करने के लिए इट विल टेक फ्यू वीक्स यू कैन से। अगर आपने टेनॉर्मिन किसको लिख के, एटिनोलोल किसी को लिख के दे दिए, 50 मिलीग्राम एटिनोलोल वंस डेली ओडी आपने डोज लिख के दे दिया, तो ये अपना मैक्सिमम थेरापेटिक डोज जो है या मैक्सिमम थेरापेटिक इफेक्ट जो है वो दिखाने में कम से कम 2 से 3 वीक्स लगेंगे इसको।
ये नहीं है कि आप एटिनोलोल स्टार्ट कर दिया आपने और आप समझ रहे हैं कि 2 हफ्ते या 2 या 4 दिन के अंदर इसका ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये तकरीबन 2 से 3 हफ्ते लेती है टू शो इट्स मैक्सिमम थेरापेटिक इफेक्ट। तो इसका मकसद है जब भी आप ये अकेली ये ड्रग यूज़ करें तो दिस शुड बी एक्चुअली यूज्ड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम टू सी इट्स वो जो गोल है आपका ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने का। दूसरा ये खासतौर पे मेटोप्रोलोल और एस्मोलोल, ये जो बीटा ब्लॉकर्स हैं, ये प्रोप्रानोल खुद भी, ये इवन आईवी फार्मुलेशंस में भी आती हैं। ये खास तौर पे एटिनोलोल और बाकी जितनी मैं बताई ये इंट्रावीनस फार्मुलेशन में नहीं आती, ये आती है। अब इनके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, बीटा ब्लॉकर्स के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं और कुछ साइड इफेक्ट्स इसके काफ़ी सीवियर हैं, जिसकी वजह से ये ड्रग उमूमन लोग विथड्रॉ कर देते हैं। कंप्लाइंस अच्छी नहीं है पेशेंट्स की। जैसे खास तौर पे बीटा ब्लॉकर जो है ये ब्रेडिकार्डिया काज कर सकता है, क्योंकि नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट है इसका, हार्ट रेट डिक्रीज कर सकता है, इसलिए हम एट्रियल फिब्रिलेशन के पेशेंट में देते हैं। ये हाइपोटेंशन, इवन ब्लड प्रेशर इवन फॉल भी हो सकता है इससे। फटीग, लेथार्जी और इंसोम्निया वगैरह है। इसके जो 2-3 इफेक्ट्स हैं खास तौर पे जिसकी वजह से कंप्लायंस काफ़ी इसकी पुअर कंप्लायंस है, लोग जो ना कम लेते हैं। एक है डिक्रीज लाइबिडो। डिक्रीज लाइबिडो का मकसद है कि सेक्सुअल डिजायर कम हो जाना और इरेक्टाइल फंक्शन को ये अल्टर करना। ये 2-4 चीज़ों की वजह से उमूमन लोग कुछ टाइम यूज़ करके ये विथड्रॉ कर लेते हैं। तो ये बार बार यूँ समझ लें कि अगर ब्लड प्रेशर उनका कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप इनसे क्वेश्चन ज़रूर करें कि क्या आप ये ड्रग मुसलसल ले रहे हैं कि आपने छोड़ दिए। आप देखेंगे आधे से ज़्यादा पेशेंट ऐसे होंगे जो कहेंगे कि हम ये ड्रग अभी हम ले ही नहीं रहे हैं। ये तो इसका मकसद है कि ड्रग को फिर आप क्या है, इसको आप ख़त्म करके किसी और ग्रुप की तरफ आप जाएंगे, क्योंकि पेशेंट कंप्लाई नहीं कर रहा है, यानी पेशेंट एग्री नहीं कर रहा है इस ट्रीटमेंट के साथ। और इसकी एक मेन वजह जो है वो खासतौर पर मेल पेशेंट के अंदर इट्स डिक्रीज लाइबिडो एंड इरेक्टाइल डिसफंक्शन। दूसरा इसका मेजर जो साइड इफेक्ट है वो ये है कि ये जो खास तौर पे नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स जो है खास तौर पे ये लिपिड मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करती हैं। तो उमूमन अगर आप लिपिड प्रोफाइल कराएंगे ना तो आपको हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स आपको कम मिलेंगी, जो ज्यादा होनी चाहिए, गुड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम कहते हैं, ये आपको कम मिलेंगी। ट्राइग्लिसराइड्स जो है जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। अब ये इंक्रीज होने का मकसद ये है कि बीटा ब्लॉकर्स आपके लिपिड मेटाबॉलिज्म को अल्टर करती हैं, डिस्टर्ब करती हैं। और लिपिड मेटाबॉलिज्म को अगर डिस्टर्ब करेंगे तो इससे एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस होते हैं। ये आपने देखे उमूमन जो डायबिटिक्स हैं, एक तो डायबिटीज़ के अंदर ये प्रॉब्लम कर रही है, दूसरा आपको लिपिड मेटाबॉलिज्म को ये अल्टर कर रही है। तो जो डायबिटिक्स हैं उनमें हमें उमूमन लिपिड प्रोफाइल कराते हैं, क्योंकि डायबिटिक्स आगे चल के आप देखेंगे कि लिपिड प्रोफाइल और उसके साथ साथ ब्लड शुगर कंट्रोल ये हम उमूमन रखते हैं, और साथ में हाइपरटेंसिव पेशेंट भी है। तो हाइपरटेंसिव पेशेंट में, डायबिटिक पेशेंट के अंदर अगर सिंगल ड्रग आप शुरू ही कर रहे हैं तो ये ना करें। ये उमूमन फिर आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या एस इनहिबिटर्स की तरफ जाएं, या उससे भी बेटर है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स की तरफ जाएं। के लिए एक ड्रग इस्तेमाल करनी है तो ये ड्रग डायबिटिक के लिए बेटर नहीं है, क्योंकि इससे जाहिर है एंजाइना का मसला भी हो सकता है, एग्रीवेट हो सकता है, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज वो एग्रीवेट हो सकती है। अगर वो पहले से ही हार्ट फेलियर का पेशेंट है तो इट कैन एक्चुअली काज द प्रॉब्लम। और उसके साथ साथ मैंने बताया उसका लिपिड प्रोफाइल भी आप कराते रहें। अगर लिपिड प्रोफाइल के अंदर कोई ऐसी अल्ट्रेशन है जो उसके फेवरेबल कंडीशन में नहीं है तो आप एकदम से इस ड्रग को विथड्रॉ कर दें। ड्रग विथड्रॉल खास तौर पे आप देखेंगे कि एब्रप्ट विथड्रॉल जो है ये इवन एग्रीवेट कर सकती है एंजाइना को भी, मायोकार्डियल इंफार्क्शन भी, समटाइम्स सडन डेथ। इसलिए हमेशा कहते हैं कि पेशेंट्स विथ हार्ट डिजीज जितने भी आप यहाँ पे देखेंगे उसको टेपर करें, डोज को फौरन विथड्रॉ न करें यहाँ पर। तो इट शुड बी टेपर्ड, खास तौर पे जो इस्कीमिक हार्ट डिजीज के पेशेंट्स हैं खास तौर पे उनमें ये इसको ड्रग को आहिस्ता आहिस्ता टेपर करके फिर आप दूसरे ग्रुप के अंदर चले जाएं। अब दूसरा जो ग्रुप है वो एस इनहिबिटर्स, इसका दी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग ग्रुप है ये फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है आपके हाइपरटेंशन की। खास तौर पे अगर पेशेंट कोरोनरी हार्ट डिजीज में रिस्क ज्यादा है, कोरोनरी डिजीज रिस्क अगर उसकी ज्यादा है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, मैंने बताया ऐसे पेशेंट में जहां कोरोनरी आर्टरी डिजीज है बीटा ब्लॉकर को ना करें इस्तेमाल कोशिश करके। अगर पेशेंट में पहले से हिस्ट्री डायबिटीज मेलाइटिस की है, बेटर ये है एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। अगर पेशेंट में कोई स्ट्रोक पहले हुआ है तो भी बेटर ड्रग ये है। हार्ट फेलियर में मैंने बताया एक्यूट हार्ट फेलियर में तो किसी सूरत में इस्तेमाल नहीं करते आप, उसमें भी बेटर ड्रग ये है।
मायोकार्डियल इंफार्क्शन में भी, और किडनी जो हार्ट फेलियर है, खासतौर पर किडनी क्रॉनिक किडनी फेलियर के पेशेंट में, क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट में भी बेटर ड्रग ये। यानी इसका मकसद ये है कि जो फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी में एस इनहिबिटर वन ऑफ द बेस्ट ड्रग हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर इसका एक्शन उमूमन हमने देखा कि एस इनहिबिटर क्या करेगा, लोअर करेगा ब्लड प्रेशर का, कैसे, रिड्यूसिंग द पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस विदाउट इवन डिस्टर्बिंग द कार्डिक आउटपुट एंड हार्ट रेट एंड कंट्रेक्टिलिटी। उस पर इसका इफेक्ट ही नहीं है, माने हार्ट को वो डिस्टर्ब किए बगैर आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज कर रहा है। क्योंकि इसका काम क्या है, इसका काम है एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होने वाले एंजाइम को इनहिबिट करना, और इसका इफेक्ट नाम से जाहिर है एंजियोटेंसिन है तो उसका ब्लड वेसल्स पर इफेक्ट है। अगर उसका ब्लड वेसल्स पे इफेक्ट है तो हार्ट के डिस्टर्ब किए बगैर उसके इवन रिफ्लेक्सली आपका उसका कोई प्रॉब्लम विदाउट इवन डिस्टर्बिंग द हार्ट, ये प्रॉब्लम। तो इसका मतलब एस क्या करता है, ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का क्या काम है, एंजियोटेंसिन 1 को क्लीव कर देगा इनटू एंजियोटेंसिन 2 टू बिकम एक्टिव। एंजियोटेंसिन 1 इनएक्टिव होता है, एंजियोटेंसिन 2 जो है वो सर, और आपको पता है कि इट इज द मोस्ट पोटेंट सर्कुलेटिंग वेजोकंस्ट्रिक्टर, वो नहीं बन सकेगा, और ये अगर नहीं बन सका तो एस इनहिबिटर की वजह से ये काम नहीं हो सकेगा। इससे जाहिर है वो मैसिव वेजोकंस्ट्रिक्शन जो हो रही थी वो हो नहीं सकेगी, इससे वेजोडाइलेटेशन हो जाएगी, ब्लड प्रेशर उसका नॉर्मलाइज हो जाएगा। दूसरा, सिर्फ इसका इफेक्ट ये नहीं है कि इसने एंजियोटेंसिन 2 को डिक्रीज किया है, ये इफेक्ट भी है इसका। ये क्या करता है, ब्रेडिकाइनिन को इंक्रीज करता है। ब्रेडिकाइनिन इज अ वेजोडाइलेटर। कैसे, angiotensin converting enzyme is not just converting the angiotensin 1 into the angiotensin 2, but ये angiotensin ब्रेक डाउन करता है ब्रेडिकाइनिन को। ये नॉर्मली जो आपके बॉडी के अंदर है अपना वेजोडाइलेटर जो है, ये ब्रेडिकाइनिन को एस क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। और अगर ये ब्रेक डाउन करेगा तो ये ब्रेडिकाइनिन का असल काम क्या है, ब्रेडिकाइनिन का असल काम है नाइट्रस ऑक्साइड को, नाइट्रिक ऑक्साइड को ब्लड वेसल्स के अंदर से ज्यादा प्रोड्यूस करना, ये ब्रेडिकाइनिन का काम है, तभी तो वेजोडाइलेटर है। ये एस इनहिबिटर इसको करता है क्या, ब्रेक डाउन। अगर ब्रेक डाउन करेगा तो नाइट्रस ऑक्साइड ज्यादा नहीं बन सकेगा, तो वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। अब आप ड्रग दे रहे हैं क्या, एस इनहिबिटर। एस इनहिबिटर ने क्या किया, पहले तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को कर दिया ब्लॉक। इससे दो इफेक्ट हुए, एक प्रीवियस इफेक्ट मैंने बताया क्या, ये कौन सा, एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट नहीं किया, जिसकी वजह से वेजोडाइलेटेशन हुई। दूसरा इफेक्ट ये है क्योंकि एस कर रहा था ब्रेक डाउन ऑफ ब्रेडिकाइनिन। अब क्या ब्रेडिकाइनिन ब्रेक डाउन होगा क्या, नहीं। अगर ब्रेडिकाइनिन ब्रेक डाउन नहीं होगा तो ब्रेडिकाइनिन की सीक्रेशन इसकी लेवल इंक्रीज हो जाएगी, और ब्रेडिकाइनिन की लेवल इंक्रीज हो गई तो उसकी वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड की लेवल इंक्रीज हो जाएगी। और नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है, वेजोडाइलेटर है, और अगर वेजोडाइलेटर है तो ब्लड वेसल्स आपकी वेजोडाइलेट, तो आपकी ब्लड वेसल्स दो तरीके से वेजोडाइलेट हो रही हैं, एक एंजियोटेंसिन 2 के न बनने की वजह से, और दूसरा ब्रेडिकाइनिन के इंक्रीज होने की वजह से, उसके ब्रेकडाउन न होने की वजह से। और दोनों इफेक्ट्स की वजह से यहां पर ये वेजोडाइलेटेशन होगी। यहां पे तो वेजोडाइलेटेशन किसकी, इवन बोथ आर्टीरियल्स की भी और वेन्स की भी। आर्टीरियल्स की होगी तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस आपका कम हो जाएगा, और वेन्स की अगर हो गई तो वेनस कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, जिससे आपका हार्ट के ऊपर प्रीलोड भी कम और उधर आफ्टर लोड भी कम। इसलिए कार्डिक फेलियर के अंदर कोई काम ही नहीं करते, पहला काम यही करते हैं कि एक अच्छी सी डायूरेटिक अलॉन्ग विद द एस इनहिबिटर, ये दोनों मिला के दे देते हैं फौरी तौर पे। तो एस इनहिबिटर बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। इसका मकसद ये हो गया। अब दूसरा जो इफेक्ट है इसका, तीसरा इफेक्ट, एक उसने एंजियोटेंसिन 2 को बनने नहीं दिया, दूसरा उसने ब्रेडिकाइनिन को इंक्रीज किया, तीसरा एंजियोटेंसिन 2 के न बनने की वजह से, क्योंकि एंजियोटेंसिन 2 इज अ वेरी पोटेंट स्टिमुलेंट फॉर एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन, तो एल्डोस्टेरोन बन नहीं सकेगा। अगर एल्डोस्टेरोन कम बना तो आपको पता है कि एल्डोस्टेरोन के कम बनने की वजह से क्या हो जाता है, सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती है, और इस वजह से डायूरेसिस ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम कंट्रैक्ट हो जाए। इसका मकसद ये हो गया कि इसके तीन इफेक्ट्स हो गए इस तरह से, एक टू इंक्रीज दी ब्रेडिकाइनिन लेवल, दूसरा टू डिक्रीज द एंजियोटेंसिन 2, और एंजियोटेंसिन 2 की डिक्रीज की वजह से टू डिक्रीज द एल्डोस्टेरोन। तो हमें यहां पर ये देखने को मिलेगा तो इस इनहिबिटर जो है ये कार्डियक प्रीलोड भी कम करते हैं और कार्डियक आफ्टर लोड भी कम करते हैं, और ओवरऑल हार्ट पर जो वर्कलोड है वो बड़ा कम हो जाता है। हार्ट फेलियर के पेशेंट में आप देखेंगे जितने भी हार्ट फेलियर के पेशेंट होते हैं ना, वो हमेशा एस इनहिबिटर्स अलॉन्ग विथ
द हाई सीलिंग डायूरेटिक्स, खास तौर पर हाई सीलिंग के साथ पोटेशियम स्पेयरिंग। ये ज़्यादातर आप ट्रीटमेंट हार्ट फेलियर के पेशेंट में हमेशा जाके यही देखेंगे, या तो पे ये करें या इसकी वजह से अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मैं बताता हूँ इसके दो, एक खास तौर पे इसके दो साइड इफेक्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। ब्रेडिकाइनिन की इंक्रीज की वजह से, और ब्रेडिकाइनिन की इंक्रीज की वजह से एडिमा हो जाती है, और जिसकी वजह से इवन ड्राई कफ शुरू हो जाती है। ड्राई कफ अक्सर जो है ना आप देखेंगे 10% पेशेंट्स से भी ज़्यादा पेशेंट आपके पास ड्राई कफ के साथ आएंगे, और इवन क्योंकि ब्रेडिकाइनिन वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज करती है तो इसकी वजह से एंजियोएडिमा भी हो जाती है, और एंजियोएडिमा इवन एडिमा वगैरह इसमें काफ़ी है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी के अंदर एस इनहिबिटर्स आपको पता है कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी को भी कम करते हैं, इवन एल्ब्यूमिनुरिया वगैरह कम हो जाती है। तो इवन किडनी फेलियर के पेशेंट में भी, खासतौर पर डायबिटिक नेफ्रोपैथी के पेशेंट के अंदर जहां ये आपको मिले तो ये बेटर ड्रग ये है। दूसरा, इसका इफेक्ट जो है, अगर आप ग्लोमेरुलस पर नजर डालें तो ग्लोमेरुलस पर एक ये आर्टेरियल होता है जो ग्लोमेरुलस की तरफ ब्लड को लेके आता है, एफरेंट आर्टेरियल। एक ये आर्टेरियल होता है जो ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेशन के बाद ब्लड को लेके वापस जाता है, ये इफरेंट आर्टेरियल है। ये सिलेक्टिवली इफरेंट आर्टेरियल्स की वेजोडाइलेटेशन करता है। अगर मैंने इसको वेजोडाइलेट कर दिया तो ग्लोमेरुलस के अंदर प्रेशर बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा, क्योंकि यहां जो प्रेशर कम हो जाएगा, ऐसे जो डायलेट कर देगा तो उस पर प्रेशर कम हो जाएगा, तो यहां इसका प्रेशर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इंट्रा ग्लोमेरुलर प्रेशर जो कम हो जाएगा तो इसका रीनल फंक्शन इंक्रीज हो जाएगा। यहां प्रेशर कम हो जाएगा, ब्लड फ्लो ज्यादा बढ़ जाएगा। इसका मकसद यह है कि इवन किडनी में यानी रीनल फंक्शन को यह क्या करेगा, बेटर करता है, बिकॉज इट इज सिलेक्टिवली कंट्रैक्टिंग वेजोडाइलेटिंग द इफरेंट आर्टेरियल्स। खास तौर पे देखें कि इट इज स्टैंडर्ड इन द केयर ऑफ पेशेंट फॉलोइंग मायोकार्ड इन्फार्क्शन। खास तौर पे मायोकार्ड इन्फार्क्शन में इसलिए क्योंकि मायोकार्ड इन्फार्क्शन में हार्ट वैसे ही वीक हो जाता है और इससे हार्ट फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उस पर वर्कलोड कम से कम करने के लिए एस इनहिबिटर फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है पेशेंट विद सिस्टोलिक डिसफंक्शन। मैंने बताया जहाँ पर सिस्टोलिक डिसफंक्शन है, यानी सिस्टोलिक इवन हार्ट फेलियर है, उसके अंदर भी आफ्टर लोड और प्री लोड और इवन ब्लड वॉल्यूम को भी कम करना, ये एक ही ड्रग, उसमें सा अगर आपने डायरेटिक्स भी ऐड कर दी तो इट विल बी मच बेटर इवन ट्रीटमेंट। यहाँ पर इंडिकेशंस क्या हैं? क्रॉनिक ट्रीटमेंट विद एस इनहिबिटर्स अचीव्स क्या है? सस्टेन्ड ब्लड प्रेशर रिडक्शन, दोनों तीनों वजह से। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की रिग्रेशन, क्यों? हार्ट के ऊपर आगे से आफ्टर लोड कम हो जाएगा उसका। वेंट्रिकुलर रीमॉडलिंग आफ्टर मायोकार्ड इन्फार्क्शन, मायोकार्ड इन्फार्क्शन के बाद वेंट्रिकल अपने आप को रीमॉडल करेगा क्योंकि उसके पास ब्लड भी कम आ रहा है और आगे से प्रेशर भी कम है। और एस इनहिबिटर्स ऑफ फर्स्ट ड्रग्स ट्रीटमेंट किसमें? हार्ट फेलियर का पेशेंट, हाइपरटेंसिव पेशेंट, अगर उसमें किडनी फेलियर भी है तो, और उसके साथ साथ कोरोनरी आर्टरी डिजीज की जहां रिस्क ज्यादा है उसमें भी ये बेटर है, क्योंकि बीटा ब्लॉकर उसमें खतरनाक था, इससे बेटर ये है। हार्ट फेलियर अगर फॉर एग्जांपल आपको मिलता है, एक्यूट हार्ट फेलियर का पेशेंट है, वहां बीटा ब्लॉकर आपको नहीं यूज करना था, यहां आप कर सकते हैं, क्योंकि ये हार्ट पे उसका इफेक्ट नहीं है इतना, इनडायरेक्ट उसका पॉजिटिव इफेक्ट ही है हार्ट के ऊपर, लेकिन इनडायरेक्टली इसका इफेक्ट दरअसल ब्लड वेसल्स पर है। तो यहाँ पर ये आपको यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर मिलेगी, ये आपको काफ़ी इफेक्टिव ट्रीटमेंट में आपको यहाँ पे ब्लड प्रेशर के अंदर ये मिलते हैं। अब यहाँ पे देखें कि ये खास तौर पे एनालिप्रिल है, जैसे बहुत सारी ड्रग्स हैं यहाँ पर। फोसिनोप्रिल एक ड्रग है इसके अंदर, ये ओनली एस इनहिबिटर है दैट इज नॉट एलिमिनेटेड बाय द किडनीज। अगर किडनी फेलियर का पेशेंट है तो डोज को एडजस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है ये अगर दे रहे हैं तो। क्यों? क्योंकि ये इन सभी ड्रग्स में ये वाइज ड्रग है जो इवन रीनल एम्पेयरमेंट भी आप दे सकते हैं, बिकॉज इट इज नॉट एक्सक्रीटेड प्राइमरीली बाय द किडनीज। और उसके साथ साथ यहाँ पर एनालिप्रिल ये ड्रग इस क्लास के अंदर यानी एस इनहिबिटर्स के अंदर ये एक ही ड्रग है जो आईवी भी आती है, एनालिप्रिल। अब इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे मैंने बताया ना कि ये ड्राई कफ है, रैश वगैरह, इवन अल्टर टेस्ट और हाइपरटेंशन वगैरह कर सकती है, और हाइपरकेलेमिया वगैरह भी। लेकिन ड्राई कफ जो है ना इसका ये काफ़ी साइड इफेक्ट है, जिसमें भी आपने यहाँ पे देखा होगा कि आप ब्लड प्रेशर आपने स्टार्ट कर दिया ये ट्रीटमेंट और पेशेंट आपके पास आ रहा है, खास तौर पे या खास तौर पर वुमेन में ज़्यादा है कफ, तो कफ ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ ब्रेडिकाइनिन, पल्मोनरी ट्री के अंदर उमूमन ब्रेडिकाइनिन ज़्यादा सीक्रेट करने की वजह से ये ड्राई कफ ज़्यादा देगी। और ये ड्राई कफ यहाँ से होने की वजह से आप देखें कि इसको उमूमन डिसकंटिन्यू करना पड़ता है। अगर आप डिसकंटिन्यू करें, लेकिन इसके इफेक्ट बहुत ज़बरदस्त है,
अब अगर आप इसको डिसकंटिन्यू करना चाहते हो तो फिर इस ग्रुप की कोई और ड्रग ले आओ, इस ग्रुप की नहीं, आप ऐसी ड्रग ले आओ जिसका भी असर जो है वो एंजियोटेंसिन पर हो, जैसे एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। फिर ड्रग को चेंज कर लेते हैं। आपको बाकायदा इस किस्म के सिनेरियो मिलेंगे कि पेशेंट को आपने एस इनहिबिटर दे दिया है या पेशेंट को आपने एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी पे रखा है और कुछ दिनों बाद पेशेंट ड्राई कफ की शिकायत के साथ आ रहा है। आपको समझ में आ गया होगा कि अब आपको नीचे ग्रुप्स देंगे ड्रग का कि विच ड्रग यू विल एक्चुअली स्विच ऑन। तो स्विच ओवर कैसे ड्रग में होंगे, ये प्रॉब्लम आप समझ जाएंगे कि ये साइड इफेक्ट्स है और उसके साथ ड्रग को हम चेंज कर सकते हैं। दूसरी जो इसका साइड इफेक्ट है वो एंजियोएडिमा है। आपको पता है कि ब्रेडिकाइनिन जो है वो वेस्कुलर परमेबिलिटी, कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज करता है। तो कुछ लोगों के अंदर ये पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग इफेक्ट हो सकता है यहाँ पर ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ, ये भी ब्रेडिकाइनिन की लेवल की वजह से, और वो ड्राई कफ जो है वो भी ब्रेडिकाइनिन की लेवल की वजह से। तो ब्रेडिकाइनिन इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्योंकि एस इनहिबिटर आपको पता है ब्रेडिकाइनिन को ब्रेक डाउन करता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो एस इनहिबिटर ब्रेडिकाइनिन को इंक्रीज कर रहा है, हमारे काम का था, लेकिन कुछ लोगों के अंदर ये दो मेजर साइड इफेक्ट्स काज कर रहा है, एक एंजियोएडिमा और दूसरा ड्राई कफ। उसके साथ पोटेशियम लेवल मस्ट बी मॉनिटर्ड आल्सो जब आप एस इनहिबिटर इस्तेमाल करते हो, और इसकी वजह से आप पोटेशियम सप्लीमेंट्स एंड पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स शुड बी यूज्ड विद कॉशियस, क्योंकि ये पोटेशियम को उम्मूमन रिटेन करता है, पोटेशियम की लेवल इंक्रीज हो रही है। तो अगर आप डायूरेटिक्स के साथ पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक दे रहे हैं या लूप डायूरेटिक के साथ पोटेशियम स्पेयरिंग मिला रहे हैं, जो उम्मूमन आपको देखा आपने कि उम्मूमन हार्ट फेलियर के पेशेंट के अंदर एस इनहिबिटर और एक डायूरेटिक मिला के देते, और डायूरेटिक जो आप मिला के दे रहे हैं, कहीं डायूरेटिक्स में पोटेशियम स्पेयरिंग अगर एडेड है तो यू शुड कीप वॉच ऑन दिस पेशेंट, क्योंकि इसमें एस इनहिबिटर थोड़ी सी पोटेशियम को पहले ही बढ़ा रहा है और प्लस पोटेशियम स्पेयरिंग भी आप दे रहे हैं। तो इसको हमेशा नज़र में रखना चाहिए कि कहीं पोटेशियम की लेवल बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए, क्योंकि यहाँ पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक भी दे रहे हैं और ये ड्रग जो है पोटेशियम को इंक्रीज भी कर रही है। और इसके साथ साथ सीरम क्रिएटिनिन लेवल भी इवन वो भी हमें मॉनिटर करनी पड़ती है। खास तौर पे हम कहते हैं कि अगर सीरम क्रिएटिनिन लेवल इसके शुरू होने में कोई 30% इंक्रीज हो गई है, अगर 0.8 है और 0.8 से वो 1.1 तक हो गई है, तो ये एडमिसिबल है, यानी इतना बर्दाश्त किया जा सकता है 30%, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। तो एक्सेप्टेबल लेवल कितनी है क्रिएटिनिन लेवल की, नॉर्मल से 30% हाई अगर है तो इस ड्रग के शुरू होने से इतनी हो सकती है यहाँ पर। तो एस इनहिबिटर्स जो हैं वो ये भी, और साथ में प्रेग्नेंट लेडीज़ के अंदर ना तो एस इनहिबिटर ना ही एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, ये फीटल मैलफॉर्मेशंस कर सकते हैं, शुड बी ऑलवेज अवॉइडेड इन प्रेग्नेंट लेडीज़। तो ये उसमें यहाँ पर हम कर सकते हैं। अब देखिए, ये अभी तक 3 ग्रुप्स आपने यहाँ पर किए हैं। एक डायूरेटिक्स जिसमें यूरिन को ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ा के ब्लड का वॉल्यूम कम करके ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। दूसरा आपने बीटा ब्लॉकर देखा, और बीटा ब्लॉकर मोड ऑफ एक्शन को आप देखें किस वजह से ये करता है और इसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो कौन कौन से पेशेंट में आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप एक ही ड्रग इस्तेमाल करना चाहते हो तो देखेंगे पेशेंट के अंदर कि एक ड्रग भी कौन सी, ज़्यादातर एस इनहिबिटर ज़्यादा होता है इस्तेमाल, या अगर उसमें कफ है तो फिर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, या आगे चल के आपको बताऊंगा कि तीसरा ग्रुप है वो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो ये ड्रग का एक ग्रुप ये है जो हम करेंगे अगली क्लास में, और उसके साथ फिर अगला जो होगा वो होगा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर इमरजेंसी है या खुद शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम कोई ड्रग इस्तेमाल करें, या फिर प्रेगनेंसी के अंदर अगर फॉर एग्जाम्पल कोई ड्रग इस्तेमाल करें, तो फिर वेजोडाइलेटर्स। तो ये ड्रग ग्रुप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड वेजोडाइलेटर्स, तो 3 ये और 3 ये 6 ड्रग ग्रुप्स हैं जो एट द डिफरेंट पेशेंट लेवल पर आप इनको इस्तेमाल करेंगे, और उनका मोड ऑफ एक्शंस, उनकी साइड इफ़ेक्ट्स, सिलेक्शन ऑफ द ड्रग, और इनको किस तरीके से आप चेंज कर सकते हो, ये इंशाल्लाह ताला हम अगली क्लास में करके हाइपरटेंशन को ख़त्म करेंगे। उसके बाद फिर हम करेंगे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या फिर एंजाइना को। तो दिस ड्रग्स विल बी एक्चुअली डन।